नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पड़ोसी देश श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल पर पीएम मोदी की नजर, विदेश मंत्री के साथ की मीटिंग। गोरखनाथ मंदिर पर हुआ हमला, एटीएस खंगाल रही टेरर कनेक्शन के सुराग, हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार। मोदी को हराने के लिए शरद पवार के आवास पर होगा महामंथन, संजय राउत के बयान से राजनीतिक पारा गर्म, विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश। शिवपाल यादव का बीजेपी में जाने का मिला संकेत, ट्वीट में राम नाम लेकर चढ़ाया सियासी पारा। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी, संसद भंग करने के मामले पर नहीं हो पाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली। आज की पहली खबर श्रीलंका में आए सियासी संकट पर। पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। दोनों देशों में हुए राजनीतिक उथल पुथल और मौजूदा हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई, जिसमें पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करके दोनों देशों के बारे में जानकारी ली। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के कई नौकरशाह भी शामिल हुए। इसी बीच श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की इस मीटिंग में क्या रणनीति बनाई गई होगी? देखिए, इस मीटिंग में श्रीलंका को किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है उस पर तो चर्चा हुई ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस मीटिंग के अंदर इस बात पे हुई कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिसको कह सकते हैं कि जो उनकी तरफ से इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, मतलब ये कि आप जो खजाना है, जो पब्लिक रिसोर्सेज है, उसका जिस हिसाब से राजनीति के हिसाब से आप बंटवारा कर रहे हो, तो श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान में भी आ सकती है जी। मतलब ये जो केजरीवाल की वजह से जिस तरह का ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो, उसी का नतीजा श्रीलंका आज भुगत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ इस बात को अंकित किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी इकॉनमी सही ढंग से चलाएं। वो इसलिए क्योंकि आप राजनीति के चक्कर में देश को कर्जे के में डुबा नहीं सकते। जिस हिसाब से हिंदुस्तान में नई प्रथा चल पड़ी है, उस पे रोक लगाने की आवश्यकता है। लोगों को आप मदद पहुंचाएं, गरीबों को आप मदद पहुंचाएं, लेकिन ब्लैंकेट तरीके से आप पॉपुलिज्म के चक्कर में इकोनॉमिक हेल्थ अपने स्टेट का खराब करें, ये उचित नहीं है। अब ये डिस्कशन तो हो चुका, देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से उन मुख्यमंत्रियों के कान भी खींचे जाते हैं या नहीं खींचे जाते हैं जो खजाना को लुटाते हैं आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने की। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ श्रीलंका में हालात बिगड़ रहे हैं तो वहीं गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है। दरअसल यहां गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर कल शाम धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम 7 बजे के करीब धार्मिक नारे लगाते हुए एक आदमी मंदिर परिसर में घुस गया। आरोपी का नाम मोहम्मद मुर्तजा बताया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही गोरक्ष पीठ के महंत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास भी है, जिसकी वजह से प्रशासन मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, इसे आतंकी साजिश माना जाए और अगर हाँ तो ये साजिश क्यों की गई? देखिए, वो शख्स जब अंदर घुसा, वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। ये ठीक उसी तरह का, जो कह सकते हैं कि जो टेररिज्म का एक नया तरीका है कि अकेले किसी जगह पे घुस करके दहशत इस तरह से फैला देना, वो तो
आप समझ लीजिए कि पुलिस वाले जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने गोली नहीं चलाई, अदरवाइज आज देश के अंदर में बवाल मच रहा होता। ये जो सेक्युलर इंडस्ट्री के लोग हैं, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है, ये छाती पीट रहा होता कि एक मुसलमान को मार दिया गया। वो तो वीडियो आ गए, जिस तरीके से वो एक हथियार को लेकर के लोगों को खदेड़ रहा था, लोगों की जान मारने की कोशिश में लगा हुआ था। अब इस शख्स के बारे में सुनेंगे आप तो आप भी अपना सर पीटेंगे। ये कोई अनपढ़ गंवार, कोई मौलवी मौलाना नहीं था। ये आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है। अब जिस हिसाब से उसका ब्रेन वॉश किया गया दिमाग को, तो एजेंसियां जांच पड़ताल शुरू की। इसके लैपटॉप, इसके कंप्यूटर्स, इसके फ़ोन को जब्त किया गया है और जो पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस व्यक्ति का कनेक्शन आतंकी संगठनों से है। इसलिए ये मसला गंभीर बनता चला जा रहा है, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था। वो वहां रहते हैं, उनका दफ्तर भी है। ये कोई गोरखनाथ मंदिर तो है ही, ये चीफ मिनिस्टर के घर और ऑफिस के अंदर हथियार लेकर लोगों की मारने की साजिश है। और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, इसकी जांच पड़ताल अत्यंत ही आवश्यक है। और इस तरीके से समाज में ये जो तमाम जिहादी संगठन जहर बोने का काम कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा साफ साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अगली खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को हराने की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें शरद पवार मुख्य भूमिका में हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अपने बयान में साफ कर दिया है कि शरद पवार के बिना मोदी विरोधी शक्तियों को एकजुट नहीं किया जा सकता। और इसी रणनीति के तहत कल शाम महाविकास अघाड़ी के सांसदों और विधायकों को शरद पवार के घर डिनर पर बुलाया गया है, जिसमें मोदी के खिलाफ जंग कैसे लड़नी है उस पर महामंथन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, राउत के इस बयान में कितना दम है? क्या ये जो रणनीति बनाई जा रही है पीएम मोदी के सामने टिक पाएगी? शरद पवार पता नहीं किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना, यही में लगे हुए। कल उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमें यूपीए का चेयरमैन नहीं बनना, और आज संजय राउत ये कह रहे हैं कि बिना उनके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। भाई, शरद पवार की राजनीति कोई आइडियोलॉजिकल राजनीति है, कोई वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो। इस तरह के नेताओं ने हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित किया। इधर से सेटिंग, उधर से प्लॉटिंग, इधर किसी का टांग खींचना, उधर किसी को कोई हवा दे देना, यही जोर घटा गुना भाग की राजनीति करते करते तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। लेकिन इस खबर को इस तरह से बताया जा रहा है भाई कि कोई बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। मीटिंग किसकी है? अघाड़ी के विधायकों और अघाड़ी के सांसदों की। सरकार जाने वाली है, उनको लग रहा है कि सरकार के अंदर, विधायकों के अंदर, मंत्रियों के अंदर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के बहुत सारे लीडर्स वो असंतोष हैं, उनमें बहुत ज़्यादा। ये लोग कभी भी इस सरकार को डिच कर सकते हैं। इसलिए ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का हिसाब किताब है कि आपस में बुला करके बातचीत करके लोगों को ये बताया जाएगा कि सरकार ये गिरने वाली नहीं है, आप लोग इधर उधर मत जाएं। और ये कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तरफ सेंट्रल एजेंसियों का डंडा चल रहा है। अब खबर आई अनिल देशमुख की तबीयत खराब हो गई है, जेल के अंदर उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो खैर, तबीयत किसी की भी खराब हो, स्वस्थ होना चाहिए। और अनिल देशमुख को तो वैसे भी स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हिसाब किताब जो है वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उनको लेना है, तो वो उनकी स्वास्थ्य की कामना तो करते ही हैं हम लोग। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि अनिल देशमुख की तरह अघाड़ी सरकार का भी स्वास्थ्य जो है वो ठीक
नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हर तरफ कुर्सी को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की सियासत हो या यूपी की। पिछले कई दिनों से बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में शिवपाल यादव ने रामायण की चौपाई के साथ भगवान राम को परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया है। इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवपाल यादव पर भगवा रंग चढ़ने लगा है। डॉक्टर साहब, शिवपाल यादव का ये ट्वीट किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, वो तो पहले से ही तड़पड़ा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाएं। कोई पहली बार ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी का है कि क्या वो शिवपाल जैसे लीडर को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। दो खतरे हैं। एक, परिवारवाद के नाम को जिसको आप टारगेट करते हैं, इस व्यक्ति को अगर आप पार्टी में लेते हैं तो उसकी कोई वजह तो आपको बतानी ही पड़ेगी। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक सीट में कॉम्प्रोमाइज करके अखिलेश यादव के चरणों में जाकर के गिर जाता है, उसको आप पार्टी में लेकर के आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको जो है सभापति बनाया जा सकता है। कुछ कहा जा रहा है कि उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया जाएगा ताकि वो अखिलेश यादव के बगल में बैठे और उनको एम्बैरेसमेंट होगा। बेकार की बातें हैं। जिस गुंडा तंत्र के खिलाफ यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उस गुंडा तंत्र को चलाने वाला कौन था? उस गुंडा तंत्र को पैदा करने वाला कौन था? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा इससे पहले कि वो कोई डिसीजन लेते हैं। ये खराब डिसीजन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए। जी डॉक्टर साहब, राजनीतिक हलचल हर जगह मची हुई है। पाकिस्तान में कुर्सी को लेकर हो रहे ड्रामे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला नहीं हो पाया और सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। साथ ही कार्यवाहक पीएम जल्द चुना जाएगा, जिसके लिए 2 नाम राष्ट्रपति को सौंप दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान क्या करेंगे और क्या होगा? अब पाकिस्तान का फैसला कब तक हो पाएगा? पाकिस्तान का फैसला तो हो गया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इस फैसला हो गया। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना है, वो तो फैसला हो गया। पाकिस्तान में आर्मी ही जो चाहती है वही काम होता है, ये भी फैसला हो गया। अब वहां क्या बचा हुआ है? आप वहां मजाक चल रहा है। टेक्निकली इस वक्त 2 प्रधानमंत्री हैं। एक जो सरकार ने अपने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, उसका भी प्रधानमंत्री 15 दिन के लिए इमरान खान। विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी भी हमको नाम दो। जी। ये अजब तमाशा चल रहा है। एक देश 4-4 प्रधानमंत्री के नाम, तो ऐसा क्यों नहीं करते? पाकिस्तान को ही 4 हिस्से में बांट दो, हर मोहल्ले टोले में एक जो है बिठा दो प्रधानमंत्री। ये तमाशा चल रहा है। चूंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के इथॉस वो कभी रहे ही नहीं, चूंकि वहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग किसी को मिली ही नहीं, वहाँ आर्मी की चमचागिरी करके लोग सत्ता पे काबिज होते हैं, इसलिए ये हश्र हो रहा है। ये तमाशा अभी चलता रहेगा और पाकिस्तान की जनता अपने इन मूर्ख नेताओं की वजह से अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को झेलते रहेंगे। गरीब मरते रहेंगे, जो बीमार हैं वो भी मरते रहेंगे और पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में गटर में जाती हुई रहेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।